Assalamu alaikum. My name is Momin and I teach subject called geography. और एक चीज़ मैं आपको एक नसीहत ही करता हूँ, हाँ, छोटे भाई के नाते, वो ये है कि पढ़ना अच्छे से, बस दिस इज़ द ओनली नसीहत। भाई और कोई चारा है ही नहीं। देखो, मैं आपको कहूँगा कि द रियल लाइफ जो है ना, वो बिगनिंग होती है उस दिन, द डे यू आर मैरिड। आप मेरी बात समझना इस बात को। जिस दिन आप शादीशुदा हो जाते हो ना, उसी दिन ही असली ज़िंदगी जो है ना वो शुरुआत हो जाती है। अभी आपकी आपकी जो एज है ना, कभी कभार आपको अच्छा लगता है पढ़ना, कभी कभार आपको लगेगा कि ऑफिस जाना, कभी कभार आपको बुरा भी लगेगा ऑफिस जाना या काम पर जाना। लेकिन शादी के बाद तुम्हें बुरा लगता है, अच्छा लगता है, आपको तभी जाना होगा। आप ये मान लो कि मेरी शादी जो हुई ना, वो मेरी शादी हुई है यूपीएससी की सिलेबस के साथ। चाहे मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मुझे मुझे तभी पढ़ना है इसको, ठीक है ना। और अल्टीमेटली देखो, यही यही 1-2 साल आपको हैं जिसमें आप तैयारी कर रहे हो और पढ़ने जा रहे हो। उसके बाद आपको कहाँ टाइम मिलेगा, ना आप पढ़ोगे इसको, और आपको ना दिल ना दिमाग मानेगा आपको कि मुझे पढ़ना है। और अगर मैं बात करूँ, पिछले साल पेपर की बात करता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं आपको अब पढ़ाऊँगा कि आपको आपको जितने भी पेपर्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनमें से आपको क्वेश्चन फंसेंगे। मैं कहता हूँ कि जो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर हुआ है ना, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। जो अभी पेपर जो है ना, उसके सारे क्वेश्चंस निकल के हैं, सारे क्वेश्चंस, उनके स्टेटमेंट्स भी निकले हुए हैं। उसके लिए मैं ये कहूँगा आपको कि मैं जानता हूँ कि यूपीएससी के लिए जो फ़ी का उतना बड़ा मामला नहीं होता जितना फिर रहने का मामला होता है, बहुत खर्चा होता है। ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड इट। हर फैमिली सेम नहीं होती है, पर मेक श्योर कि आप जो भी खर्चा आप यहाँ पर करते हो, चाहे फ़ी के मामले में हो, चाहे वो किताबों के मामले में हो, चाहे खाना पीना उठना बैठना चलना, जो जो भी आपका है। पर मैं आपका खर्चा एक बचाऊंगा, दैट्स कॉल्ड बुक्स। बुक्स आपको लाने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, छोटे मोटे बुक्स लाने हैं, वो ज़रूरी लाने और पढ़ना भी है, क्योंकि घर वालों को भी दिखाना कि हम पढ़ रहे हैं। हाँ, अदरवाइज़ कहाँ पता चलेगा घर वालों को कि हाँ ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। वो बेसिक बुक्स हैं, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड बुक लाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैं वो सब खुद कर रहा हूँ, आपको वो करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर? एंड फील कि द क्लास इज डेमोक्रेटिक क्लास, ओके, है ना। आई हैंडल ऑल द क्वेश्चंस, मुझे गुस्सा नहीं आता है क्वेश्चन को लेने पर। आई डोंट नो कि वाई यहाँ मैंने देखा है, बाहर मैंने नहीं देखा है, कश्मीर में ही मैंने देखा कि बच्चे आते हैं 3 महीने 4 महीने इज़ अ मैक्सिमम पीरियड, उसके बाद बच्चा छोड़ता है पढ़ाई। आई डोंट नो वाई। आई हैव सीन द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम बिहार एंड छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, हाँ, उनको आप दे दो एक समोसा, वो खाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक वो क्लास में बैठेंगे। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। आप देखो, हमको पेट भर के खाना खाते हैं, फिर 5 मिनट बैठते हैं क्लास में, 10 मिनट बैठने क्लास में, 2 महीने तक हम क्लास में बैठेंगे, उसके बाद हम नहीं बैठेंगे क्लास में। वाई? इतना खाना पीना। देखो, मेरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिहार के हैं या यूपी के हैं। हम क्यों कहते हैं कि बिहार का लड़का सिलेक्ट हो जाता है? भाई, उसको पता है कि मुझे मेहनत करनी है, उसको कोई रास्ता है ही नहीं। और क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे शाम को खाना खाना ही नहीं है, क्योंकि खाना भी नहीं है उसको शाम को। आप मुझे बता, आप में से किसको ऐसा हो रहा है? सबको पता है कि अगर मैं कुछ भी ना करूं तभी मैं शाम को खाना खाऊंगा, सबको पता है। इसलिए बिहार और यूपी में क्यों या महाराष्ट्र में क्यों इतने लड़के सेलेक्ट होते हैं, द रीज़न ऑनली इज़ कि उनको कोई और चारा है ही नहीं। या तो उनको पढ़ना है या तो उनको मजदूरी करनी है। जो आज का लड़का है वो मजदूरी मत करेगा, आज की लड़का लड़की मत करेगी मजदूरी, नहीं करेंगे वो मजदूरी, उनको शर्म आती है मजदूरी करने में। लेकिन अब कौन सा रास्ता है? बेटर है कि मेरी हाथ में है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जो भी आपके पास अभी टाइम है ना, मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम सबसे बड़ा टाइम है आपके पास, आगे ये टाइम आने वाला नहीं है। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेकिन फर्स्ट आई विल डिस्कस कि जो मुझे यहाँ पर पढ़ाना है वो है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड, मैं क्यों करता हूँ स्टार्ट इंडियन जोग्राफी से? इसका रीज़न ये है क्योंकि हम फैमिलियर होते हैं इन वर्ड से, इसलिए मैं इंडियन जोग्राफी से ही स्टार्ट करता हूँ। आपने सुना होगा हिमालय के बारे में, हाँ, देयर इज़ नथिंग टू मेमोराइज द हिमालय, है ना। हिमालय हिमालय पहले ही से सुना है ना हमने, आपने पहले से सुना है गंगा रिवर। तो इसलिए मैं ये टर्म्स पहले से फैमिलियर हैं, इसलिए मैं इंडियन जोग्राफी से ही स्टार्ट करता हूँ। नंबर 2 कंपोनेंट जो हमारा है, दैट विल बी फ्रॉम दैट इज क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है ना। देन थर्ड आई हैव टू स्टार्ट, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। देन आई हैव व्हाट वी कॉल एज ओशनोग्राफी। देन आई हैव रिसोर्सेज। आजकल क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं, रिसोर्सेज से ही पूछे जा रहे हैं। देन दीज आर द थिंग्स, प्लस मैं यहाँ पर लिखूंगा एटलस, ठीक है ना। रिसोर्सेज प्लस एटलस जो है ना, वो आप क्या करेंगे, आपको पढ़ना है। लेकिन अब सवाल हर किसी के दिमाग में ये होगा कि सर व्हाट आर द बुक्स वी शुड रीड। मैं आपको ये कहूँगा, जिस वेबसाइट से, जिस यूट्यूबर से, जिस टीचर के पास आप बैठेंगे, वो आपको कहेगा एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं भी कहूँगा एनसीईआरटी ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपकी है वो है एक फाउंडेशन। जैसे कि हम मकान बनाते हैं, वी नीड सम बेस,
हाँ, जो हमारी प्रिपरेशन है ये भी एक मकान ही है, लेकिन इस मकान को बेस बनाना है ना पहले। बेस एनसीईआरटी क्लास आप पढ़ना, फिलहाल के लिए आप इतनी बुक्स लाना। क्लास 11th की आती हैं 2 बुक्स। हाउ मेनी बुक्स? 2 बुक्स। आप फिलहाल एक ही लाना। आप देखो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अभी मार्केट लाते हैं बुक्स। उससे क्या होता है कि हमें ना वो जोश होता है अंदर से, बुक्स लाए हमने। बाद में जब आप 5-6 बुक्स लाते हो ना, फिर जब आप घर जाते हो स्टार्ट करते हो पढ़ना, जो ही आप पहली बुक खोलते हो आपको दूसरे पर नज़र पड़ती है, फिर आपको तीसरे पर नज़र पड़ती है, फिर आप नहीं पढ़ते हो। तो आपको ना वो लगता है कि हैवी जैसा हो गया कि यार अब मैं क्या पढ़ूँ, आप उसके बाद आप पढ़ना छोड़ते हो। बेटर इज़ कि आप एनसीईआरटी 2 के बजाय मैं कहता हूँ एक ही लाना, जो इंडिया फिजिकल है ना, इंडिया फिजिकल वाला जो है वही आप लाना। दूसरी बुक जो आती है वो आती है फंडामेंटल्स। फिलहाल के लिए आप इतना लाओ बस। मैं कहता हूँ अभी ये भी मत लाना। डोंट बाय दिस वन, बाय फर्स्ट दिस वन। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद आप ये लाओ। जब मैं ये स्टार्ट करूँगा ना, द मोमेंट आई फिनिश दिस, जिस दिन मैं इसको ख़त्म करूँगा ना, फिर आप ये लाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज ही, कल क्या, मैं कहता हूँ आज ही आप ये बुक लाना। क्लियर? आज ही लाना ये बुक। जिस दिन आप यहाँ से बाहर जाओगे ना, तो आज ये बुक लाना। ठीक है ना? उसके अलावा मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप और एक बुक ला सकते हो, मैं लिख के रखता हूँ। बट रिमेंबर कि आप अभी ना जाना मार्केट प्लीज़। वो है जीसी लियोंग, है ना? तो मुझे पहले ना इसका नाम पढ़ना नहीं आता था, बाद में इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे बुक याद रह गई। लेकिन पहले पहले ऐसा होता है। जीसी लियोंग इज़ अ बुक। हाँ, इसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ह्यूमन जोग्राफी। बट आप नाम याद ना रखें, आप सीधा बोलेंगे बुक सर को मुझे जीसी लियोंग दे दें। मैं गारंटी दे आपको देता हूँ कि आपको बुक सर वहाँ ही कहेगा कि इसमें कौन से चैप्टर हैं, इन्वायरमेंट वाले कौन से चैप्टर हैं आपको जोग्राफी के रिलेटेड, वहाँ से ही बोलता है बुक सर। ठीक है ना? उसको भी पता हो गया आपकी जीसी लियोंग में क्या लिखा है। ठीक है ना? देन आपको एक एटलस लाना होगा। मैं पहले पहले एटलस जो है, पहले पहले मैं एटलस रिकमेंड करता था और इन ब्लैक स्वैन, पहले पहले 2-4 साल पहले। लेकिन अब मैं रिकमेंड करता हूँ ऑक्सफोर्ड। ठीक है ना? तो ऑक्सफोर्ड जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उनमें चेंज लाई हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रखी है इसमें। सो आप क्या करें, आप एक एटलस लाएंगे जो न्यू एडिशन वाला होगा, वो आप लाएंगे ऑक्सफोर्ड का। ठीक है ना? ऑक्सफोर्ड का आप एटलस लाएंगे, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन वो है जो आपको और इन ब्लैक स्वैन में नहीं मिलती है। हाँ, ऑक्सफोर्ड में पहले पहले नहीं हुआ करता था, दैट्स वाई आई यूज टू, मैं आपको ये बोलता था कि नहीं आप ऑक्सफोर्ड ना लाएं आप। लेकिन 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने चेंज उसमें लाई हैं ज़्यादा, इसलिए बेटर है कि आप ऑक्सफोर्ड ही लाएं। तो लास्टली आई वुड से कि सर क्या इसी में से मुझे पेपर निकलेगा, आई विल से 100% नॉट। वाई? बिकॉज आपको इसी से ही नहीं निकलेगा, आपको इसके साथ हायर सोर्स भी पढ़ने हैं। अब मैं बताऊंगा इंडियन ज्योग्राफी के लिए अलग बुक आती है, 3-4 स्कॉलर्स के नाम मैं बताऊंगा क्या करना है। द मोमेंट आप एक बुक को पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको उसी में ही जाना है, बाकी सब उधर ही रहा। बेटर क्या है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से आई विल से कि मेरे हिसाब से आपको बुक्स पढ़ने होंगे क्लास नोट्स। ठीक है ना? क्लास नोट्स मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने हर कोई बुक पढ़ी है, हर कोई चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ जो जीएस पॉइंट के हिसाब से, उससे मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा। जितने भी आप में से कोई ऐसा होगा जिसका जोग्राफी एज एन ऑप्शनल होगा, या जिसने चूज़ किया होगा, या जो सोच रहा होगा जोग्राफी के बारे में, मैं उसको गारंटी देता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, उसको जोग्राफी में भी बहुत हेल्प मिलेगी इन जीएस पेपर, है ना? जीएस 1 में आता है ना। और सेकेंड, आपको इसके बाद एथिक्स की क्लास है ना? मेरी एक बात सुन लेना, एथिक्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अगर पूछोगे ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। व्हाट्स हैप्पीनेस, जो थी ही नहीं उसको क्या डिफाइन करना है? यस सर नो। मैं आपको कहूँगा ना, लेकिन ये गलत फहमी है ना आपको, मुझे भी थी गलत फहमी। अगर आप देखो, अगर आप GS1 की बात करोगे ना, GS1 में क्या आता है, बड़े बड़े हिस्ट्री प्लस जोग्राफी, मैं कहूँगा आपको 100 मार्क्स आपको नहीं आएंगे। लिख के ले लो आप, 100 मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं आते हैं 100 मार्क्स। अब GS3 की बात करता हूँ। GS3 में पता है मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? आते हैं मार्क्स क्यों आते हैं कम? उसका रीज़न ये है कि GS3 बहुत लंबा है। लंबा आप कहेंगे कैसे? उसमें आपको EVS पढ़ना है ना? उसमें आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना? मैं बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ, छोटों को आप छोड़िए आप। तो इसका इतना पढ़ना, इकोनॉमिक्स कितना बड़ा सब्जेक्ट है। EVS हर रोज़ कुछ ना कुछ अखबार में आता है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता है। आप स्टैटिक पढ़ेंगे या आप करंट पढ़ेंगे, आपको दोनों पढ़ना है। आप कितना पढ़ना पड़ता है इसमें, बहुत। दिस बिकम द रीज़न हमें GS3 में क्यों कम मार्क्स आते हैं। चलो ठीक है, GS2 में आपको अच्छे आएंगे, लेकिन अगर आपको GS1 में कम आते हैं बिकॉज कि नहीं आते हैं मार्क्स, वाई? बिकॉज आई डोंट नो वाई। GS3 में क्यों आता है? मुझे लगता है कि इसमें सिलेबस ज़्यादा है, तो इंसान रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाता, या
मेमोराइजेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मार्क्स यूजुअली बच्चों को कम आता है। लेकिन इसको कंपेंसेट करने के लिए आपको ये दिया गया है, आपको 200 मार्क्स भी आ सकते हैं एथिक्स में, 200 भी आ सकते हैं, जहाँ पर आप कंपेंसेट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको गलती हो जाएगी ना, यहाँ पर कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए आपको क्या है भाई, एथिक्स। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एथिक्स को ही नहीं पढ़ते। क्यों? पढ़ते पढ़ते आपको अच्छा नहीं लगेगा ये, लेकिन असली जो सिलेक्शन है ना वो यहाँ से ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि GS1 पर फोकस ना करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है पढ़ रहे हो आप, लेकिन मुझे लगता है कि साथ साथ में आप उसका टाइम निकाल के एथिक्स को दे दो। नॉट GS2, नॉट GS3, बट GS4। एथिक्स किस में? GS4 में। मुझे लगता है कि यहाँ से आप कंपेंसेट कर, देखो ये होता है, ये चालाकी होती है सिलेक्शन करने के लिए। पहले अटैम्प्ट में मुझे पता ही नहीं था कि एथिक्स, मैं क्लास भी कभी नहीं देता था, हार्डली मैंने 5-6 क्लास दी थी, मुझे बुरा लगता था ये पढ़ना। व्हाट्स हैप्पीनेस, व्हाट्स एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड सबको है, लेकिन व्हाट्स एटीट्यूड ये सबको मालूम नहीं है, ये सर नो। सो मुझे बुरा लगता था, लेकिन बुरा होने के बाद फिर देखो रिजल्ट क्या आया। इसलिए बेहतर है कि आप एथिक्स को अच्छे से पढ़ो, खुद से सोचना स्टार्ट करो, खुद से लिखना स्टार्ट करो, है ना। कुछ भी जो भी न्यूज़ में आता है, कुछ भी क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है, हाँ फुटबॉल में कुछ भी हुआ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटर है कि आपको, या जितने भी आजकल माहौल में फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें हो रही हैं, एथिक्स के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो खुद से ना अखबार पढ़ना स्टार्ट करो, खुद से सोचना स्टार्ट करो, खुद से लिखना स्टार्ट करो। जितना आप उसमें लिख पाओगे ना, उसमें कोई वेल डिफाइंड बुक है ही नहीं एथिक्स में। दिखाओ मुझे एक बुक वेल डिफाइंड जिसमें आपको क्वेश्चन फंसते हैं, उसको आपको खुद से सोचना है, खुद से लिखना है। बेटर है कि आज से ही सोचना स्टार्ट करो, आज से लिखना, दिमाग को खोलो। अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है एक इंसान को, लेकिन इंसान को पता ही नहीं ना अपने बारे में मुझे कितनी ताकत है। आपने सुना होगा ना कि शेर को पता चलेगा तब, हाँ मुझे कितनी ताकत थी। सिमिलरली अल्लाह ताला ने असली ताकत दी है किसको? इंसान को, लेकिन हमें उतना है ही नहीं कि हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो आप थोड़ा सा, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, तो जिसको है, हाँ आपको है। चलो चलें आगे, करें स्टार्ट। ओके नाउ कुछ पूछना है? हाँ, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। शैल आई एज्यूम कि यू नो समथिंग अबाउट ज्योग्राफी, तो मैं थोड़ा बड़ी बड़ी चीज़ें बातें करूँ, हाँ? और यू नो अबाउट द बेसिक्स। नहीं होता ना कि अगर आपको पहले से ही पता है ना कि बेसिक्स, तो मैं आगे जाता हूँ। इट विल टेक लेस टाइम फॉर मी एज वेल एज फॉर यू। अगर आपको बेसिक्स है, हाँ इसको टाइम लगेगा मुझे भी, और आपको भी लगेगा कि आप क्या चाहते हो। बेसिक्स फ्रॉम द रूट, ओके। तो आप मेरे साथ ही लिखें, बिकॉज आई डोंट डिक्टेट। आपको आदत होगी, तो मैं डिक्टेट नहीं करता हूँ। स्माइली फेस, हाँ। चलो ज्योग्राफी जो है, आई वुड से बेसिक से ही करें। 0, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू आर गुड इन ज्योग्राफी? गुड इन ज्योग्राफी, गुड, नंबर 1, 2, 3, यस। तो बी रेडी देन, who are good in geography, yes or no? Okay, so geography जो है ना, ये है is a combination of 2 Greek words. इन पर से ब्याह तक जवाब, ठीक है ना। ज्योग्राफी जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? 2 ग्रीक वर्ड्स। एक है जियो, एक है ग्राफोस, ठीक है ना। आपने कहा बेसिक से, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हाँ, जियो का मतलब है अर्थ, एंड ग्राफोस का मतलब है डिस्क्रिप्शन। देखो जियो का मतलब क्या है? अर्थ, एंड ग्राफोस का मतलब क्या है भाई? डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी ऑफ, डिटेल स्टडी किसके बारे में? हम किसी बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, स्टडी ऑफ अर्थ। देखो डिटेल्ड स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुट टुगेदर करता हूं, इफ आई पुट टुगेदर क्या? पुट टुगेदर जियो प्लस ग्राफोस, वो क्या बनता है? वो बनता है ज्योग्राफी, यस और नो? इट मीन्स description of earth. It means what? Description of what? It means description of earth. जो अर्थ है, मैं अर्थ को शॉर्ट लिखता हूं ई, हाँ ई को इंसर्कल करता हूं। अर्थ हैज
always been perceived as home of human beings. क्या है ना, अर्थ को हमने हमेशा परसीव किया है, रिगार्ड किया है एज इट इज व्हाट, होम ऑफ व्हाट, ह्यूमन बींग्स. दैट्स वाई, इसलिए हम बोलते हैं स्कॉलर्स, क्यों क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज वाई स्कॉलर्स, दैट्स वाई स्कॉलर्स डिफाइन इट, डिफाइन व्हाट, define it, description of earth as abode of human beings. What's abode? Abode of what? Human beings. मैं रिपीट करता हूं, earth has always been perceived as what? Home of what? Human beings. home मतलब कि घर ना हमारा, जहां पर हम रहते हैं. That's why scholars define it, description of earth as abode. Abode again means home of what? Human beings. यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक कि ये हमारा घर है, जहाँ पर हम रहते हैं, और इसी के बारे में हम डिटेल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं. यानी डिटेल मतलब डिस्क्रिप्शन, यानी प्रॉपरली हम स्टडी करते हैं एवरी फिजिकल फीचर ऑफ व्हाट, अर्थ सरफेस. क्लियर? क्लियर यहाँ तक? नाउ ये पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है किसका, ज्योग्राफी का, वो है 3 अल्फाज में, इसको मैं यहां पर समराइज करता हूं. एक है इवैल्यूएशन, examination, and you can write description. तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, फोन. कभी कभार यहां पर लिखा होगा एक्सप्लेनेशन, है ना. देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो ज्योग्राफी का है वो व्हाट, इवैल्यूएशन करना, एग्जामिनेशन करना और डिस्क्रिप्शन करना. किस चीज का, अर्थ क्या. हाँ, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑफ अर्थ्स फीचर्स. मगर क्या एग्जामिन करना है, क्या डिस्क्राइब करना है, क्या इवैल्यूएशन करनी है, यहां पर याद रखना वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लेन्स है ना, द मोमेंट यू ओपन द विंडो यू विल सी द माउंटेन समवेयर. यस और नो? ये वहां पर माउंटेन क्यों है, यहाँ पर प्लेन्स क्यों है, यानी इन दोनों के दरमियान वेरिएशन देखना, डिसिमिलरिटी देखना, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट. मगर सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही नहीं करना है, आपको एग्जामिन भी करना है, आपको डिस्क्राइब भी करना है. किस चीज को, अर्थ सरफेस फीचर्स. मगर क्या याद रखना, वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. क्या आपको लगता है हिमालयस यहां पर पहले से ही थे? नो, हिमालयस बाद में बन गई. सॉरी, मैं बार बार करता हूं. लो, मैं क्लास में हूँ, शाम को फोन, शाम को. चलिए, क्या लिखा आपने, वेरिएशन क्या क्या है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्लियर? यानी अगर मैं बात करता हूं, आज की तारीख की बात करता हूं, अगर मैं 1000 साल पहले की बात करता हूं, या अगर मैं और 500 साल आगे की बात करूंगा, क्या आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, आपने सुना होगा द माउंटेन रेंज कॉल्ड अरावली, जो राजस्थान है ना, तो आपको क्या लगता है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन. इसका कहा जाता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसकी हाइट आज उतनी नहीं, आजकल वो उसकी हाइट रिड्यूस हो गई है. जिस माउंटेन की हाइट रिड्यूस होती है उनको हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन, जहाँ पढ़ेंगे आगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले पीछे जाऊँ तो सबसे पहले माउंटेन मुझे वही मिला, बाद में कहीं पर और माउंटेन नहीं था. बाद में क्या हुआ कि और भी जगहों पर माउंटेन बन गए, लेकिन उसकी हाइट छोटी हो गई. सो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, मुझे ये देखना है कि जो वेरिएशन आती है ये आई हुई है, और साथ साथ में ये भी मुझे बोलना है कि वेरिएशन किसकी वजह से आई.
क्या वेरिएशन इंटरनल फोर्स था या वेरिएशन एक्सटर्नल फोर्स था? तो आपने क्या देखा? वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फोर्सेस एसोसिएटेड, यानी किसकी वजह से ये चेंज हुआ है, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? समझ आया? हम ये भी कहते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी इज कॉल्ड स्पेशल साइंस, बट इट इज स्पेलिंग क्या है? SPATIAL, स्पेशल साइंस। हम क्यों कहते हैं ज्योग्राफी को एज अ स्पेशल साइंस? अब बोलो, व्हाट इज, व्हाई डू वी कॉल ज्योग्राफी एज अ स्पेशल साइंस? हाँ, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हाट? अर्थ? ना, स्पेशल साइंस हम इसलिए कहते हैं बिकॉज it includes number one, because it includes number one, लिखो, recognizing, analyzing, explaining, recognizing, analyzing, explaining। रिकॉग्नाइज करना, एनालाइज करना और साथ साथ में क्या करना? एक्सप्लेन करना। क्या एक्सप्लेन करना, क्या रिकॉग्नाइज करना, क्या एनालाइज करना? यहां पर आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। एक, आपको देखना होगा सिमिलरिटी भी, आपको देखना होगा डिसिमिलरिटी भी, याद रखना। आपको यहां पर वेरिएशन भी देखना होगा मगर सिमिलरिटी के हिसाब से। और फॉर एग्जाम्पल, उस पहाड़ और इस पहाड़ में क्या सिमिलरिटी है, उस पहाड़ और इस पहाड़ में क्या डिफरेंसेस हैं, उस प्लेन और इस प्लेन में क्या सिमिलरिटी है, उस प्लेन और इस प्लेन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ज्योग्राफी को हम क्यों कहते हैं इट इज स्पेशल साइंस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स। वन इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजिंग, एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग व्हाट? सिमिलरिटी एज वेल एज डिसिमिलरिटी। हम ये भी कहते हैं ज्योग्राफी को हम कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन भी। वाई? पढ़ा है? नाउ वाई डू वी कॉल ज्योग्राफी एज एन एरियल डिफरेंशिएशन? तो यहाँ पर मैं ये भी लिखता हूँ कि ज्योग्राफी जो है, ये लिखा सबने? ओके, ज्योग्राफी जो है, हम ज्योग्राफी को कहते हैं, ज्योग्राफी इज perceived as areal differentiation। बोलिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, मगर कौन सा डिफरेंशिएशन? एरियल डिफरेंशिएशन। आपको मैंने इसे ऑब्जेक्टिव में ही बताया इसका मतलब। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर स्टडी करते हैं डिफरेंसेस इन बिटवीन वेरियस फिजिकल फीचर्स। यहाँ पर हम सिमिलरिटी नहीं पढ़ते। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको गलत ना समझें। अगर मैं एरियल डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो व्हाट डू आई स्टडी इन द एरियल डिफरेंशिएशन? आई स्टडी वन थिंग ओनली, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओनली सिमिलरिटी। जब मैं एक फिजिकल फीचर को दूसरे फिजिकल फीचर के साथ देखता हूं, इसमें क्या सिमिलरिटी है या इसमें क्या है डिसिमिलरिटी है। मगर जब मैं एरियल डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं? आई स्टडी ओनली अबाउट डिसिमिलरिटी। लेकिन सिर्फ डिसिमिलरिटी ही नहीं पढ़ता हूं, मैं ये भी देखता हूं वो डिसिमिलरिटी किसकी वजह से है। तो यहां पर कितने कॉन्सेप्ट्स आ गए? दो। तो व्हाट्स एरियल डिफरेंशिएशन? to study dissimilarity। ये डिसिमिलरिटी क्या है? लोगों के दरमियान? अरे नहीं, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं। टू स्टडी डिसिमिलरिटी एंड आल्सो द फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल। एंड आल्सो द फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे लगता है कि हर चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल इज द बेस्ट थिंग। यस और नो? एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कश्मीर, लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर। कश्मीर में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, डू यू थिंक द सेम क्रॉपिंग पैटर्न विल बी इन तमिलनाडु? तो इसके बारे में आपको क्या करना है? स्टडी करना है। यहां और वहां की सिमिलरिटी को पढ़ रहे हो कि डिसिमिलरिटी को पढ़ रहे हो? डिसिमिलरिटी। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी पढ़ना है किस वजह से है। What are the forces associated? What are the forces responsible? I hope you are getting my point. तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? क्रॉपिंग पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ J&K and Tamil Nadu are not same। अगर मैं J&K की बात करता हूँ और तमिलनाडु की बात करता हूँ तो आई फाइंड व्हाट? देयर इज नो सिमिलरिटी ऑफ व्हाट? क्रॉपिंग पैटर्न। मगर मुझे ये भी देखना है ना कि क्यों नहीं है।
यानी फोर्सेस क्या हैं? फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल। ज़रा बोलिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं ये लिख सकता हूँ क्लाइमेट। यस एग्जैक्टली, मैं लिख सकता हूँ सॉइल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसे ग्रो कर रहे हैं जो यहाँ के लोग कंज्यूम करते हैं, उसको हम कहते हैं डिमांड ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एप्पल को ग्रो करते हो, यहाँ पर मार्केट है ही नहीं एप्पल का, आप ग्रो करेंगे उसको। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो खाते हैं ना, हम लोग फॉर एग्जाम्पल राइस को खाते हैं, है ना, दूसरे दूसरे इलाके में खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोटियाँ खाते हैं, वो प्रेफर करेंगे वीट को, हम प्रेफर करेंगे राइस को। सो क्लाइमेट होगा, सॉइल होगा, और मैं लिख सकता हूँ डिमांड ऑफ व्हाट? मार्केट। में क्लाइमेट में सारा आएगा, रेनफॉल, टेम्परेचर, हाँ सब कुछ आएगा क्लाइमेट में, है ना। क्लाइमेट इज़ अ बिगर टर्म। रेनफॉल कहना, स्नोफॉल कहना वगैरह, विंड्स, क्लाउड्स वगैरह, वो सब आएगा किसमें? इट्स अ बिग टर्म। सॉइल, डिमांड ऑफ द मार्केट, और आई वुड से टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय व्हाट? फार्मर्स। जो फार्मर्स यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना। अब आपको क्या समझ में आया? आप ज्योग्राफी में एक ही चीज़ पढ़ते हो या दो चीज़ें पढ़ते हो? दो चीज़ें पढ़ते हो। इसलिए हम बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं? वी स्टडी द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमेनास। वन फिनोमेना वाज व्हाट? क्रॉइंग पैटर्न। सेकंड फिनोमेना इज व्हाट? द एसोसिएटेड फैक्टर्स। सो राइट, राइट। The concern of geography is to find out. The concern of geography is to find out causal relationship between two phenomena. ये कभी कभार स्टेटमेंट होता है क्वेश्चन का, हाँ। द व्हाट? द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी is to find out the causal relationship between two phenomena. Causal relationship between two phenomena. इसको ना अंडरलाइन करना, deeply underline it, but don't cut the copy. Causal relationship between two phenomena. Causal relationship between two what? Phenomena. अच्छा, दुनिया में सबसे पहले, ये इंट्रोडक्शन ही है, दुनिया में सबसे पहले किस कंट्री के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ज्योग्राफी के फील्ड में? बस ग्रीक्स। बट डोंट से कि सर ज्योग्राफी इज अ वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दैट्स व्हाई आई विल से ग्रीक्स। ना, ये जरूरी नहीं होगा ना। तो कोई चीज़ होती है लैटिन की, और अमेरिकन होते हैं, नॉर्थ अमेरिकन होते हैं उनके कंट्रीब्यूटर्स। कोई टर्म होती है लैटिन की, तो डेनमार्क के होते हैं उनमें कंट्रीब्यूटर्स, ज़बरदस्त स्कॉलर्स। लेकिन वर्ड का ऑरिजिन अलग चीज़ है, लेकिन उसमें स्कॉलर्स का आना, कंट्रीब्यूट का करना अलग चीज़ है। हाँ, ये सच है कि वर्ड ग्रीक ही है, लेकिन स्कॉलर्स भी यहाँ पर क्या है? ग्रीक ही हैं। इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स आर सपोज्ड टू बी द फर्स्ट स्कॉलर्स ऑफ व्हाट? ऑफ ज्योग्राफी। यानी ग्रीक्स, अगर मैं दुनिया को मैं देखता हूँ तो ग्रीक्स को मैं सबसे पहले देखता हूँ कि वो सबसे पहले ज्योग्राफर्स थे। कुछ स्कॉलर्स का नाम कुछ है आपको याद जो ग्रीक्स के ही हैं? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिकेटियस एंड थियोफेरस्टस। इसका फिलॉसफी है आपका ऑप्शनल? नो, नो, ओके। थियोफेरस्टस, हिकेटियस और थियोफेरस को माना जाता है एज अर्लीस्ट जोग्राफर्स। यानी इनको पुराने पहले पहले जोग्राफी में इनको कंसिडर किया जाता है। आर कंसिडर्ड एज व्हाट? अर्ली व्हाट? जोग्राफर्स। लेकिन थियोफेरस पहला बंदा था जिसने पहली बार खुद को कहा आई एम द फर्स्ट जोग्राफर। मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, उसने ही कॉल्ड हिमसेल्फ। हाँ, कॉल्ड हिमसेल्फ एज व्हाट? फर्स्ट जोग्राफर। He was the first person who called himself as what? First geographer. मगर हमें ये भी समझना है, इनके अलावा भी स्कॉलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये किसको जाता है क्रेडिट? क्रेडिट ऑफ डिफाइनिंग स्कोप ऑफ व्हाट? स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। इन्हें स्कोप क्या है ज्योग्राफी का? ये क्रेडिट, ये डिफाइन करने का क्रेडिट किसको जाता है? एंड
सेपरेटिंग इट, व्हाट व्हाट क्या सेपरेट करना? ज्योग्राफी को सेपरेट करना फ्रॉम हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट था, लेकिन ज्योग्राफी को हिस्ट्री से अलग करना प्लस इसका स्कोप डिफाइन करना गोज टू होम, गोज टू इमैनुअल कांट। कांट के बारे में सुना है आपने, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, लिटरेचर में आप पढ़ते हो इमैनुअल कांट के बारे में, ये सर नो। सो क्या मतलब है अब कि जो इमैनुअल कांट है, कांट को ही क्रेडिट जाता है किस चीज़ के लिए? इसका स्कोप को डिफाइन करने के लिए, प्लस हिस्ट्री को अलग करना किससे? इसका मतलब ये है कि बिफोर कांट, डोंट आस्क अबाउट द डेट, डेट आप खुद देखो। बिफोर कांट, कांट ने क्या कहा? कांट से पहले क्या था कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वाज सिंगल सब्जेक्ट, लेकिन ज्योग्राफी को अलग करना हिस्ट्री से, इट गोज व्हाट। लेकिन उसने क्या बोला? व्हाट इज ज्योग्राफी एंड व्हाट इज हिस्ट्री? उसने कहा कि जो ज्योग्राफी है ये उसी की कहानी है। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को उसने कहा कोरोलॉजी, नॉट क्रोनोलॉजी, कोरोलॉजी, CHOROLOGY। और हिस्ट्री को उसने कहा क्रोनोलॉजी। हिस्ट्री को क्या कहा? क्रोनोलॉजी। कभी कभार समटाइम्स आई राइट द वर्ड एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई रोट, थिंक कि मुझे भी स्पेलिंग याद नहीं है तो मैं इसलिए ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज क्रोनोलॉजी। आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, इवेंट्स वन आफ्टर अनदर, फॉर एग्जांपल किसकी हाइट ज़्यादा होगी, उसके बाद उसके काम, या पहले ही काम है उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल बाबर पहले आया था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहां के बाद शाहजहां के बाद जनान आए ना बुझते उनके मौसा करा हुकूमत, वो आप भूल जाते हो। उनकी बीवियाँ नहीं आई थी, उन्होंने नहीं हुकूमत की। हाँ, तो इसलिए ये सवाल इंटरव्यू में भी हो सकता है। आपको हमेशा याद रहते हैं मेल नेम्स, फीमेल को आप भूल जाते हो, इस पर आपका मार्क्स कट जाएगा अगर इंटरव्यू में ऐसी बात कभी भी बोली। दिस इज जस्ट, देखो ये एक अप्रोच होता है। आई एम नॉट सेइंग कि यही सवाल पूछा जाएगा, आपको कोई और सवाल पूछा जाएगा जिसमें फीमेल का भी नंबर होगा, आप भूल जाते हो फीमेल का नाम बोलना, उससे आपके मार्क्स जो है ना वो कम हो सकते हैं। इसलिए होशियार रहना इधर इंटरव्यू में। आप कितने भी ओवर कॉन्फिडेंट हो, याद रखना मेरी बात, आप नहीं बोलते हो कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, आप हमेशा करते हो। आपने ओवर कॉन्फिडेंस थी, मान लेता हूँ आपने प्री क्वालिफाई किया, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस थी, मान लेता हूँ कि आपने मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाती है इंटरव्यू में। मुझे पूछो क्या होता है, इंसान अपना नाम भूल जाता है। या आपको लगता है आप यहाँ बैठे हो कि ये कौन सी बड़ी बात है, द डे विल कम, ये पता है क्या होता है, ये आपकी करियर का सवाल होता है। या तो जॉब लगेगी इसी दिन या तो नहीं लगेगी। ये सर नो, मार्क्स अच्छे आए तो हो गए सिलेक्ट, नहीं आए तो फिर जाओ घर। क्लियर? सो इसलिए बेहतर है कि ये इसलिए मैंने पूछा कि ये नहीं कि आपको पता थी या पता नहीं थी ना, बस एक अप्रोच है। आगे जाके जब भी ऐसा कुछ होगा जिसमें मेल और फीमेल का भी होगा, इसके लिए खास क्या रखना कि मुझे फीमेल का, जैसे कि हम बोलते हैं ना अक्सर तौर पर कि इंडियन कैप्टन जो क्रिकेट का टीम कैप्टन क्या है, ये सवाल पूछा भी गया है। हम हमेशा बोलते हैं विराट कोहली, उसने मत बोला कि मेल वाला, आपको पूछना है सर कौन सी वाली टीम, फीमेल की मेल, यू हैव टू मेक द डिफरेंस, यहाँ से ही बोलना है। अच्छा, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है इवेंट्स वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद दूसरा आना है। फॉर एग्जांपल मुगल आए, मुगल के बाद कौन आए थे, मतलब कौन से वाले आए थे पहले? पहले ब्रिटिश आए, पहले ब्रिटिश आए। वो कैसे, उनके कजन दो हिस्ट्री पढ़ी में 10 इसलिए मैं कह रहा हूँ ना बार बार, जो भी आप क्लास में पढ़ोगे ना इसको टिप पर रखो। मैं कहता हूँ आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं अदर देन NCERT एंड GC लियोंग, बस। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आपको, यार दाढ़ी है मुझे, मैं धोखा नहीं दूंगा आपको, लेकिन मेहनत करो ना आप। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कहते हैं ना कि जितना टीचर मेहनत करता है ना, अगर उसका हाफ ही स्टूडेंट करेगा ना तो स्टूडेंट को कामयाबी हाथ में। हाफ आई एम नॉट सेइंग द हार्ड वर्क विच अ टीचर डज, नहीं, आई एम सेइंग जितना टीचर करता है, X इज द अमाउंट ऑफ द हार्ड वर्क डन बाय टीचर, मैं कहता हूँ उसका हाफ करो। समझ आया? X को कैसे हाफ करें? हाँ, X/2, चलो। व्हाट्स X हियर? डोंट गेट रॉन्ग, X मीन्स इट्स अल्फाबेट X। ओके, सो व्हाट इज दिस हिस्ट्री? इसका मतलब है इवेंट्स वन आफ्टर अनदर। सही, देखो मैं मजाक करता हूँ बीच बीच में, हाँ, ये इसलिए मैं करता हूँ कि ताकि आप, मैं देख द मोमेंट आई स्टार्ट टीचिंग, आप लोग देखते हो मेरी तरफ,
लेकिन आप सब यहाँ नहीं होते हो। तो इसलिए मैं बीच में बोलता हूँ ताकि आपका अटेंशन वापस आए, क्लास में ही आप रहें। देखो क्लास में बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अटेंटिव ना होंगे। मैं कुछ भी बोलूँगा आप लिखते जा रहे हो। अगर आप सिर्फ इसलिए आए हो ना, सिर्फ लिखने के लिए, अल्लाह की कसम आप फिर अपने आप को नुकसान कर रहे हो। लिखना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास में होशियार रहना। दैट्स वाई आई डू समटाइम्स एंड बी रेडी फॉर बिग थिंग्स। ज्योग्राफी में लिखा है क्या? कोरोलॉजी। व्हाट्स कोरोलॉजी? व्हाट्स कोरोलॉजी? नो आइडिया। यस, कोरोलॉजी का मतलब होता है यूनिट्स ऑफ अर्थ सरफेस। यूनिट मतलब यही फिजिकल फीचर्स। सो व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ अर्थ इज व्हाट? अर्थ सरफेस। आप गलत ही बोलो भाई, क्या मसला है इसमें? कौन आपको मारने वाला है? बट सम यू शुड स्पीक समथिंग। लिखा सबने? चलें आगे। ओके, समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? नो? मीन्स क्लास में किसका ये बोर सुन सवाल है उतरा पर ना नहीं थे। इसके बारे में नाम सुनाए? एरिस्टोथेन्स, है ना? मे बी अगर आप फिलॉसफी में आप नहीं देखते, लेकिन ज्योग्राफी में 100% देखते हो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कभी नाम सुना है? ही इज़ द गाय जिसने वो चीज़ें हमें बताई हैं। अब फिलहाल हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसने ज्योग्राफी के बारे में क्या बोला है। लिखो एरिस्टोथेन्स। इसने क्या किया है? यही वो बंदा है जिनको ऑप्शनल ज्योग्राफी है। आई कैन टॉक टू देम, बट ये ना समझना कि देखो एक चीज़ आप गलत करते हो ना। मुझे पता है 100% मैं लिख के दूंगा आज मेरी पहली क्लास में, आपको मेरी क्लास में मज़ा आएगा। लेकिन इस मज़े पर ये ना बोलना कि मैं इसी मज़े पर ज्योग्राफी को सिलेक्ट करूँ एज एन ऑप्शन। दैट्स रॉन्ग चॉइस। हाँ, आपको मज़ा आएगा मेरी क्लास में, फिर आप बोलेंगे, कहेंगे ज्योग्राफी में बहुत मज़ा, हमें कहाँ पता था। लेकिन इस बुनियाद पर ज्योग्राफी को ले जाना या पकड़ना, इट्स रॉन्ग। पहले आप पेपर देखो, पहले ये देखो कि मुझसे बात करो कितने बुक्स आपको पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो आप कर पाओगे। क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस बिट लेंथियर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी आपको हेल्प करती है GS 1 में। ज्योग्राफी आपको हेल्प करती है GS 2 में भी, जब जहाँ पर आपका पॉलिटी है वहाँ पर भी आपको हेल्प करती है। ज्योग्राफी आपको ऐसे में भी हेल्प करती है। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल भी है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप यू चूज़ ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन। ज्योग्राफी मेरे लिए अच्छा था, इसके लिए उर्दू हो सकता है अच्छा, इसके लिए फिजिक्स हो सकता है अच्छा, है ना? तो इसलिए ऑप्शनल में आपको यू हैव टू ऑप्ट एज पर योर ओन पर्सनैलिटी। तो इसलिए मेरी तरफ देखिए, क्लास में मज़े आने के बाद आप ज्योग्राफी को चूज़ करते हो, इट्स अ रॉन्ग सजेशन। सिर्फ इंटरेस्ट ही काम नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी होगी, तब जाके आप ऑप्शन को। जो नए बच्चे हैं, हाउ मेनी आर न्यू, डोंट रश, डोंट जंप, टेक 2 months। आज की डेट है 3rd 13th मार्च, 13 अप्रैल, 13 जून। मैं कहता हूँ उस जुलाई आप मुझे मिलना, सर मुझे क्या करना है ऑप्शन। तब तक मत सोचो ऑप्शन के बारे में जो नए। एरिस्टोथेन्स जो है ना, इसी ने कॉइन की, क्या ही कॉइन द वर्ड ज्योग्राफी। इसलिए मैं इस वाले अल्फाज को इनवर्टेड कामाज में रखता हूँ। वाई? बिकॉज ही द पर्सन ही गिव द एक्चुअल वर्ड, राइट? एरिस्टोथेन्स कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी एंड defined it as the study of earth as a home of man। yes or no? वही था ना जो आपने पहले लिखा स्टार्टिंग में। हाँ, स्टडी ऑफ अर्थ एज ए होम ऑफ मैन। मैन, हाँ, यस यस, मैन इज अ जनरल टर्म हियर। मैन इज अ जनरल टर्म। मैं नहीं कहता हूँ अच्छा लड़कों मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है। डज इट मीन कि मैं से लड़कों को बोलता हूँ? लड़का हियर मीन्स कॉमन। हाँ, इफ़ आई से वुमेन तो उसमें आप कॉमन नहीं हो। तो जनरली हम मेल यूज, ये ना, ये मेन यूज करते हैं एज ए कॉमन टर्म। हाँ, वहाँ पर आपको पूछा, देखो वहाँ पर 2 टीम्स हैं ना। वहाँ पर क्रिकेट में आपको पूछा जा रहा है कि उसने मत बोला कि मेल टीम, मेल जो है ये जो टीम है उसका कैप्टन बोला। उसने बोला कि क्रिकेट जो इंडिया की टीम है। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, मेरे बाद इंग्लिश सर आएगा, वो आपको ये बोलेगा कि ग्रामेटिकली क्या है। इसके पीछे लॉजिक होता है। मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल आप मर्द हो, आपके लिए ही करूँगा इस्तेमाल। ये औरत है, इसके लिए शी बोलूँगा। आप में से कोई ट्रांसजेंडर होगा तो उसके लिए क्या करेंगे इस्तेमाल? ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे मुझे आप, है ना? आप मत बोलेंगे ही शी
Hartshorne, very famous scholar, American scholar. He is Greek, he is American. Hartshorne. Hartshorne ने क्या कहा ज्योग्राफी के बारे में? Hartshorne ने कहा geography is concerned to provide, याद रखना ये डेफिनेशन, ये लग जाएगी ना आपको जरूरत. फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ऐसे आया ज्योग्राफी के बारे में ही, आपको सवाल आया, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग शुड बी विद व्हाट? विथ इंट्रोडक्शन. वो तो सबको मालूम है ना, लेकिन क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? मैं कहता हूं कि इंट्रोडक्शन में या तो आपको 2 या 2.5 लाइन सीधा याद होनी चाहिए. इफ याद, उससे बेहतर है कि आप किसी की डेफिनेशन लिखो. जहां पर भी आपको मिलेगा ना क्वेश्चन, बेटर है किसी की डेफिनेशन लिखो. कभी कभार मैं करता अकॉर्डिंग टू बोस लिखा पानी ना अकॉर्डिंग टू दिस, लाइक उसने कहूँ आसान सो फंसता है. देखो आपको मेरी बात शायद समझ में नहीं आती. आप इधर हो ना, द डे यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, मैं आपको दूंगा गारंटी, आप जहाँ पर रोल नंबर लिखना है ना, वहाँ पर आप नाम लिखेंगे. इतना प्रेशर होता है इंसान को पता ही नहीं होता है. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, कितनों को लगा ये ईजी है? सबको लगा ना ईजी है, याद करना ईजी है. मैं कहूँगा जिन एग्जाम होगा उस दिन याद नहीं रहेगा, ये सारा नहीं रहेगा याद, नहीं रहता याद. क्यों? याद तो सबको होता है. यूं ही आप अंदर जाते हो, इंसान को पता नहीं क्या होता है, क्योंकि असल में करियर का मसला होता है ना, इंसान डर जाता है. आवश्यक है चीज इंसान से. हार्टशॉ ने क्या कहा? ज्योग्राफी इज कंसेप्ट टू प्रोवाइड एक्यूरेटली, orderly and rational description and interpretation of earth's surface. पे घर जाओगे आज ही याद करना. इंटरप्रिटेशन ऑफ earth's surface, orderly, accurately, orderly and rational description and interpretation of earth's surface. उसकी और एक डेफिनेशन है, बहुत ही फेमस है ज्योग्राफी के बारे में, हार्टशॉन. हाँ, यूएसए का है, लिखो हार्टशॉन. Geography is concerned with description and explanation. Geography is concerned with what? Description and explanation. Description and explanation of aerial differentiation of Earth's surface. Aerial differentiation of Earth's surface. मैं रिपीट करता हूं. हार्टशॉ ने क्या कहा? Geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of Earth's surface. लिखा? और एक डेफिनेशन लिखो, हेटनर. बस, ज़्यादा तो हम याद नहीं कर पाएंगे. हेटनर देखो, geography studies the differences, remember each and everything of the subject, whether it is history, it is geography, it is polity, it is economy, and know how to write it. देखो, आप सिर्फ नॉलेज को ही गेन करते हो. मैं बोलता हूं इसका वैल्यू जो है ना, दैट इज 0%. कितनी भी नॉलेज होगी, अनलेस अनटिल यू नो हाउ टू अप्लाई इट. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ जानता हूं, मुझे लिखना आना चाहिए ना, मुझे वो पैटर्न को फॉलो करना है जो यूपीएससी मुझे डिमांड करती है, तब जाके बात बनती है. तो राइट, हेटनर ने क्या लिखा, क्या बोला? ज्योग्राफी स्टडीज डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना, differences of phenomena usually related in different parts of Earth's surface. सबने लिखा? क्लियर? अंडरस्टूड? याद करो डेफिनेशंस. सब नहीं रहता याद, कम से कम कीवर्ड इस्तेमाल करो. जैसे जो आपने अभी लिखा, हार्टशॉन के बारे में लिखा ना आपने अभी. हार्टशॉन ने जो पहली डेफिनेशन लिखी, उसमें उसने 3 मोटे अल्फाज का इस्तेमाल किया है. याद नहीं सारा रहता है, कम से कम 3 अल्फाज को याद करो. क्या लिखा है? एक्यूरेटली, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन. बस कम से कम इतना याद रखो. कीवर्ड्स को कम से कम अंडरलाइन करो, ताकि मुझे कल
अगर मुझे डेफिनेशन याद भी है लेकिन एग्जाम हॉल में इंसान भूल जाता है, कम से कम 3 वर्ड्स का मुझे खास ख्याल रखना है। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कैसे बनती है? मैग्मा से। मगर होता क्या है उसमें? देखो 3 अल्फाज यहाँ पर भी याद रखने हैं। यहाँ पर भी होता है कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। आप लिखते हो इट्स कूलिंग, इट इज सॉलिडिफिकेशन, अगर आप 3 वर्ड बराबर लिखते हो ना, आप मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हेडिंग शुड बी शेप एंड साइज। थैंक यू माँ, फिल्मा मुझे तेल हाँ अगे मतलब रोज ऐसा को ना असल फिल्म मुझे चल जरूरी। देखो क्या दिमाग खराब है आप लोगों का। शेप एंड साइज ऑफ व्हाट? अर्थ। शेप एंड साइज। आप मुझे बताइए कि शेप एंड साइज, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज? साइंस कितने हैं? आर्ट्स, कॉमर्स, हिस्ट्रीज? नो। हर सब्जेक्ट आप पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट, इज अ नेचुरल साइंस विच डील्स विद दिस, यस और नो? History is a subject, it's a subject of social science which deals with this, yes or no? Similarly, आप कहते हो chemistry is a science which deals with the study of, physics is a science which deals with the study of, है ना? तो आप हर जगह कहते हो ना। Similarly, एक साइंस है, that science is called as geodesy. क्लियर? अब geodesy है क्या? ये भी एक साइंस है, ये भी एक साइंस है जो अटेम्प्ट करता है, किस चीज का अटेम्प्ट करता है? स्टडी करना शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। यानी शेप एंड साइज ऑफ अर्थ को स्टडी करना, देयर इज अ साइंस कॉल्ड व्हाट? Geodesy. So right, geodesy is a science which attempts, geodesy is a science which attempts to determine earth's shape and size. Geodesy is a science which attempts to determine what? Shape and what? Shape and size by surveys and mathematical calculations. Mathematical calculations. इसको हम समझाते हैं कि ये क्या है, बाई सर्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं इसका, पहले मैं स्कॉलर्स का नाम लिखता हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ को फिर से पढ़ते हैं। तो ये आइडिया आया कि व्हाट इज दिस जियोडेसी? नथिंग, इट इज साइंस। तो किसके बारे में स्टडी करता है? शेप एंड साइज। डोंट से ओनली शेप, डोंट से ओनली साइज, बोथ शेप एज वेल एज साइज। आपने इसके बारे में कभी सुना है? स्कॉलर नंबर 1 में यहां पर लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल how many of you are from government school? Purely government. They have never seen the door of English medium like me. Purely never seen. आपको साइंस किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश और उर्दू? इंग्लिश और उर्दू। But there were government schools in our times. We had maths as well as science in उर्दू। तो वहाँ पर हम नहीं पढ़ते ना इसको आइजैक न्यूटन, वहाँ पढ़ाया जाता इसाक न्यूटन। सो इसको ना ये मिक्स ना करना है ना, ये आप वो क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, इट्स सेम। हाँ, तो आइजैक न्यूटन जो है ना, इसने एक, द ईयर इज 1687। इस साल में इसने क्या कहा कि इसने कहा कि जो ये राउंड अर्थ है, इसने राउंड अल्फा इस्तेमाल किया, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, राउंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, आपने पढ़ा होगा नेबुलर हाइपोथेसिस, नहीं आपने, नेबुलर हाइपोथेसिस एक था, गैस था, फिर उसके बाद ये प्लैनेट बन गया, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर अर्थ बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मीटेओराइट्स ऊपर आते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्थ कैसी होगी। फिर अंदर पढ़ा होगा मीटेओराइट्स के बारे में, मीटर्स के बारे में? नो, नहीं पढ़ा। ओके, गुड। सो डेफिनेशन मतलब नहीं पढ़ा कि व्हाट आर दीज। ओके, तो मुझे वहाँ पर अभी नहीं जाना है, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ। उसने कहा कि जो हमारी राउंड अर्थ है और बाकी सारे प्लैनेट्स हैं कैन नॉट बी कंप्लीटली स्फेरिकल। ये उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। किसकी ऑब्जर्वेशन? तो इसका मतलब ये हुआ, इसने डिनाई किया कि अर्थ स्फेरिकल है। जो हम पढ़ते हैं ना स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ, और उसके बाद हम देते हैं प्रूफ कैसे अर्थ स्फेरिकल है, ये बोलते हैं ना हम। लेकिन जो आइजैक न्यूटन है, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, जिस ऑब्जर्वेशन पर उसने कहा कि अर्थ कैन नॉट बी कंप्लीटली व्हाट? अर्थ क्या? अर्थ अलोंग अदर प्लैनेट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली स्फेरिकल। ठीक है, राइट। 1687 में उसने कहा अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स
अदर प्लैनेट्स या कैन नॉट बी, नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी परफेक्टली स्फेरिकल। ये उसकी, अब हम इसको सवाल नहीं पूछेंगे ना, ये तो मर गया है बेचारा। अब हम क्या बोलेंगे इसको, यार तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कितनी सही थी कितनी गलत थी। अपनी ऑब्जर्वेशन थी, जिस ऑब्जर्वेशन पर उसने बताया कि अर्थ जो है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे स्फेरिकल शेप एज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने देखा कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है सर नो। सो प्रॉपरली ये ऐसी शेप नहीं बन सकती। अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन। मैं और की एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस वाले कितने हैं, बायोलॉजी वाले कितने हैं? आपने इसका नाम 100% सुना होगा, है ना? 100% सुना होगा आपने। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल। पहला शख्स इस धरती पर जिसने कहा, उसकी भी अपनी ऑब्जर्वेशन। उसने वो ग्रीक्स में क्या करते, वो डंडा रखते थे ना इधर, किस पर, जमीन पर, फिर उस पर ये मेजर करते थे कि अर्थ की शेप कैसी है, सनलाइट कैसी आएगी, फिर डंडे की शेप कितनी पड़ेगी किस पर। आपने सुना है कभी सन डायल कॉन्सेप्ट? आपने आपने कभी सुना है कि जो क्लॉक हमारी होती है क्लॉकवाइज क्यों है, क्यों है क्लॉक जो है क्लॉकवाइज क्यों है? शाबाश सर, क्लॉकवाइज इसलिए क्लॉकवाइज है, ये शायद आपका सवाल जवाब हो सकता है इसको, क्योंकि क्लॉकवाइज इसलिए हम इसको क्लॉक कहते हैं। वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड अर्थ इज। इसलिए मैं कहता हूं जब आप क्लास में होते हो कोई ना कोई चीज़ इंसान ज़रूर सीखता है एज़ कम्पेयर टू आप घर में बैठते हो। मगर मेरी बात याद रखना, जो लोग ये कहेंगे ना कि हम तो ऑनलाइन लेंगे बाद में, जब आप ऑनलाइन लेते हो मैं ऑफलाइन में कुछ और बोलता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है? हाँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलता हूँ ज़रूर। थर्ड है, इसका नाम सुना है कभी आपने? फर्डिनेंड मैगलन का नाम सुना है? तो बचपन से पढ़ा होगा मैगलन के बारे में, पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं आप? मैं करूँ साहब कसम नहीं सुना है, नेवर एवर। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रखिए बोलो, आपने कभी नहीं सुना है मैगलन के बारे में? आप क्या बोलते हो? बचपन में 5th क्लास में हम देखते हैं मैगलन 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 के बारे में सुना है। आज तो सुना ना, कम अज़ कम आज तो सुना ना। फर्डिनेंड मैगलन ने कहा कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है इट्स राउंड। इसने यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल किया, व्हाट? अब हम बात करते हैं अर्थ जो है वो कैसी है। अब मैं आता हूँ वापस इस चीज़ पर, सुनो भाई, चलो मैं आगे, चलो आगे। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, 3-4 का नाम तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। दिस वोंट बी आस्क इन योर मेंस एग्जामिनेशन। हाँ, ये आया है, पता नहीं 20 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, 2006 में, 1996 में क्वेश्चन आया है। अब कहाँ ये सवाल आते हैं, बट आइडिया है कि जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्लास में बोलता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल 2006 में सवाल आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, जो जो सवाल आया है 2006 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो लाहौर सेशन किया, लाहौर सेशन किया 1929 में, उसका हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल सबको आएगा। वहाँ पर था बाल गंगाधर तिलक, वहाँ पर था मोतीलाल नेहरू, वहाँ पर था जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सवाल ये है, आपने इस सवाल से सीखा क्या? सवाल ये है ना, सवाल ये सीखना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इस पर क्वेश्चन आया है, तो और सेशन के बारे में मुझे जानना है। फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट मुस्लिम कौन था, मेजर सेशंस क्या क्या हैं, किस सेशन में क्या डिस्कशन हुआ, क्या नहीं हुआ डिस्कशन, और जिस सेशन में जो डिस्कशन हुआ क्या वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया, और किस सेशन में उन्हें पास किया था लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको फेल किया, फिर किस सेशन में वो एक्सेप्ट हुआ। तो ये चीज़ें हैं, दीज आर द वेज जो हमें सिखाते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हमें सिखाते हैं आगे क्या सवाल आ सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल नॉट नेसेसरी कि फिर आएगा वही सवाल। कम से कम अपनी एनालिसिस बनाओ ना कि कैसे सवाल आ सकता है। आप क्यों वेट करते हो पेपर का? आप खुद से एनालिसिस, इस साल ये सवाल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट ईयर कहा कि पॉलिटी तो पढ़ी होगी ना आपने सर के पास, ओके, तो 1973 में आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई वॉज 100% श्योर 2023 में सवाल आएगा, मगर नहीं आया। मेरी अपनी ये थी इवैल्यूएशन कि आएगा, पर रीज़न क्या है, मैंने क्यों कहा? क्योंकि 1973 से लेके 1923 तक कितने साल हो गए? मैंने कहा 50 साल कंप्लीट हो गए, सवाल बन सकता है। तो अगर आपका ये जहन है ना, ये डेवलप हो गया ना, फिर जाके पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह का सोचना है। मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए ना, इट्स एन अप्रोच। कोचिंग क्या होती है? अप्रोच होता है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है, क्या सुना था? हाँ। अब मैं वापस आता हूँ पहले वाले पॉइंट पर।
मैंने यहाँ पर बोला कि ज्योग्राफी जो सॉरी जो जो जियोडेसी जो है ये क्या है, एक साइंस है जो क्या करती है, अटेम्प्ट करती है। किस चीज़ का अटेम्प्ट करती है? शेप एंड साइज मार्क किससे? बाय सर्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सेंटेंस, मैं बोलता हूँ अर्थ जो है ना ये है स्लाइटली मिसशेप्ड। मैं मिसशेप का वर्ड क्यों इस्तेमाल करता हूँ इधर? मतलब व्हाट इज डिफरेंट शेप देन? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, सर्कुलर सर्कल, आप मैथ्स में पढ़ते हो रोम्बस, आप मैथ्स में पढ़ते हो स्क्वायर, आप मैथ्स में पढ़ते हो रेक्टेंगल, ऐसा नो, आप मैथ्स में पढ़ते हो ट्रायंगल, दे आर कॉल्ड प्रॉपर शेप्स। मगर मैं कहता हूँ कि जो अर्थ की शेप है ना ये उन जैसी नहीं है। ना तो ये सर्कल जैसी है, ना तो ये स्क्वायर जैसी है, ना रेक्टेंगल, ना रोम्बस, कुछ भी नहीं, ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल, कुछ भी नहीं है। फिर ये है क्या? मैंने कहा कि व्हाट, इलिप्टिकल। क्योंकि इलिप्टिकल जो होता है, इलिप्टिकल ऐसा होता है, ऐसे होता है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल इज ऑर्बिट, इलिप्टिकल इज द वे ऑफ द अर्थ जहाँ से जाती है, ठीक है ना। सो इसलिए मैं इलिप्टिकल वर्ड को हटाता हूँ। बात करें, मगर गलत ही बोला, मगर बात करें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समटाइम्स अगर कोई बच्चा वहाँ से बात करता है, मैं उसको बोलता हूँ बार बार गलत है, फिर वो सोचेगा यार मैं क्यों बोलती हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ। भाई इट इज़ रॉन्ग आइडिया, ये गलत, ये सोच ही गलत है। नहीं, आप बार बार बोलो, बार बार गलत। फॉर एग्जाम्पल इस लड़की ने बोला कि इलिप्टिकल, आप मेरे को बोला गलत है, मैं किसी ऐसा ही मुशत नेवर नहीं, ये मैं इसने पाती कि उसके वजह कहा करना तस क्या वन बह मुझे ना आप वो कुछ ओसी नहीं है मुझे ना मुझे मन बना। मैं आ रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज ये आप यहाँ ही हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अर्थ जो है ना इट इज स्लाइटली नॉट, मैं नहीं कहता हूँ मिस शेप्ड, मैं कहता हूँ स्लाइटली ये मिस शेप्ड है। अब सवाल है कि क्यों मिस शेप्ड है, क्यों नहीं प्रॉपर शेप में? बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन। अब सवाल ये है कि रोटेशन कैसे करती है। पहले मैं लिखता हूँ अर्थ, द मोमेंट क्लास ओवर प्लीज टेल मी, अभी है हमें टाइम है हमें ना, ओके। अर्थ जो है, अर्थ इज स्लाइटली मिस शेप्ड, मिस शेप्ड। पहले हम लिखते हैं व्हाट्स मिस शेप। मिस शेप का होता है नॉट प्रॉपर इन व्हाट, प्रॉपर इन व्हाट, हाँ प्रॉपर इन शेप। यानी अर्थ जो है वो स्लाइटली क्या है, मिस शेप्ड है। व्हाट्स मिस शेप? नॉट प्रॉपर इन शेप। अब सवाल है क्यों, रीजन, व्हाट इज द रीजन दैट अर्थ इज नॉट प्रॉपरली व्हाट, प्रॉपरली व्हाट शेप्ड, प्रॉपरली प्रॉपर इन शेप, व्हाई इट इज स्लाइटली मिस शेप्ड? सवाल है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। रीजन इज रोटेशन ऑफ व्हाट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ व्हाट। मुझे मेरा एक सवाल बनता है यहाँ पर, अर्थ कैसे रोटेट करती है? इलॉन्गेटेड क्यों गो, डायरेक्शन में, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन। इफ दिस इज अर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, व्हाट इज दिस साइड? यहाँ देखो, दिस इज अर्थ, आई से दिस इज वेस्ट, दिस इज व्हाट, ईस्ट। सवाल ये है कि अर्थ कहाँ से कहाँ जाती है? क्या अर्थ यहाँ से यहाँ जाती है? नंबर वन। क्या अर्थ यहाँ से यहाँ जाती है? नंबर टू, आई विल से दिस नॉर्थ, दिस इज साउथ। क्या अर्थ यहाँ से यहाँ जाती है ऐसे करके, या अर्थ यहाँ से ऐसे जाती है? तो चार हो गए ना, चार डायरेक्शंस। तो आप मुझे बताएं किस साइड से अर्थ जाती है। तो हमेशा याद रखना अर्थ हमेशा ऐसे जाते हैं। व्हाट इज दिस? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ यहाँ से करके यहाँ जाती है, यहाँ से करके यहाँ जाती है। अब आप मुझे बताएंगे सर क्यों, बताएंगे क्यों? आप मुझे ये भी सवाल पूछ सकते सर यहाँ से क्यों नहीं जाते? हम काबा भी जाते हैं ना, तवाफ भी करते हैं ना, वो भी हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ये भी कहाँ से जाती हैं? आप बताएंगे सर आप तो ये काबा की बात करते हो, वी आर हियर मुस्लिम, आपने बात खाई, आपने काबा का नाम ले लिया। The reason being that is nobody has so far proved, not religiously, I'm saying scientifically, why earth rotates from west to east, why not east to west. जब nobody has proved, who I am to tell you कि why is the reason, so nobody has proved so far why earth is moving in this direction. हाँ साइंटिस्ट एक लॉजिक लगाते हैं, ये लॉजिक लगाते हैं, साइंटिफिक एविडेंस बताते हैं कि ये है, पर व्हाट इज द एक्चुअल रीजन तो हम नहीं बताते हैं। अगर मैं आपको ये पूछूं कि हम काबा को भी तवाफ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आई विल से व्हाई, व्हाई। हाँ मैं बताऊँ साइंटिफिक, बताऊँ क्या लॉजिक क्या है। जैसे पर्दा, आप पर्दा करते हो ना माशाल्लाह लड़कियाँ, तो पर्दे का मतलब क्या है? आप कहेंगे कि प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, मैं कहूँगा कि इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, कुछ तो होगा ना। आपने इस्लाम को ऐसे क्यों समझा है कि प्रॉफिट ने कहा? उसको बोलो कि क्यों कहा, इसका रीज़न होगा, कुछ पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और साइंटिफिक रीज़न होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इनकार करें, क्यों बोला उसने, आपने, आपको ये ढूंढना है कि क्यों ऐसा क्यों है, पर्दा क्यों बोला गया, औरत को इतना क्यों बोला डक के चलो, मर्द को क्यों बोला कि अपनी आंखें जो है ना वो नीचे रखो। पर्दा वही होता है ना, पर्दा। देखो इसलिए मैंने कहा ना कि कोई मर्द दाढ़ी रख के अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकता है।
कोई औरत पर्दा करके अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकता, वो धोखा अपने आप को लगता है, ठीक है ना। जैसे एक औरत को पर्दा करना है, सिमिलरली उसको आंखों को भी पर्दा करना है। आंखों का पर्दा ये नहीं होता कि पट्टी रखेंगे सामने ना, जैसे मर्द चलते हैं उसके सिर पे टोपी होती है, बाकी कपड़े होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी नीचे करनी होती हैं, तो उसको हम पर्दा कहते हैं। क्लियर। अब सवाल ये है, मैं उधर नहीं जाऊंगा कि वाई व्हाट द रीज़न इज़ अ ये मुस्लिम इस्लाम में लिखा है कि क्यों है, इसका भी एक रीज़न होता है, इसलिए कोशिश करो कि क्यों ऐसा है, उससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो अगर मुझे आप यहाँ पूछें क्यों है, आई विल से, मैं मत कहूँगा कि रिलीजन में क्या लिखा है। इफ़ आई टेल यू रिलीजियसली, इसका जवाब क्या है, देर आर द पीपल हु आर फ्रॉम अदर रिलीजन्स एज वेल, तो उनके रिलीजन में कुछ और लिखा होगा, मेरे रिलीजन में कुछ और लिखा होगा। अब ऑप्शन किसके हिसाब से आएगा, रिलीजन के हिसाब से कि साइंस के हिसाब से आपको जवाब देना है, साइंस के हिसाब से। सो अर्थ जो है ना, ये ऑलवेज करती है रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बस बात खत्म। लेकिन अगर मैं एक बैलून लेता हूँ, बैलून, इसी पॉइंट पर हम खत्म करते हैं टॉपिक। बैलून, बैलून देखा है, क्या बोलते हैं उसको, फक, फक बॉल, फक बूस, फक ड्यूंग, वट डिफरेंट नेम्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने, एक होता है ना, वो एक होता है बैलून जिसकी वो लंबी वो बन जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ जिसको प्रॉपर ना वो गोल जैसी बनती है। एक होता है वो हार्ट भी बनता है ना, रेड कलर। हाँ, मैं कहता हूँ कि जो पूरी गोल जैसे बनेगी ना, फॉर एग्जाम्पल गोल भरने से, गोल बनाने से पहले, फूक भरने से पहले उसमें आप पानी रखो। कितना पानी, आई वुड से हाफ ऑफ द कप। अब आप मुझे बोलो, जहाँ पर आपने उसको बंद किया ना, फिर फूक भर के बंद किया, अब बड़ी बॉल होगी ना, आप मुझे बताओ, मेरे हाथ में बैलून है, मुझे बताओ पानी कहाँ रहेगा, पानी इधर होगा, इस हाथ के साथ होगा, यस और नो। अब मुझे बताओ, इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, पानी कहाँ है। अब इसी को मैं लेता हूँ, स्पीड से मैं इसको घुमाता हूँ, अब बता पानी कहाँ है। Center, there are two centers. One center is called this center. For example, if I consider this hall as a balloon, एक center होगा ये center, एक center होगा ये wall का center. Now tell me where will be water. बस जिस, ये नहीं लिखना है आपको, this is just to make you understand. जब अर्थ क्या करती है, घूमती है, घूमती है ना, बहुत स्पीड है किसकी, अर्थ की, तो इस घूमने की वजह से क्या होता है, मुझे बताओ। जो ये पानी है ना अंदर, व्हाट साइंस सेज, साइंस सेज कि पानी विल बी ऑलवेज एट द सेंटर, बट विच सेंटर, द वॉल ऑफ द सेंटर, सॉरी सेंटर ऑफ द वॉल जो है उस पर क्या रहेगा, उस पर पानी रहेगा। अब सवाल ये है, घूमने से अगर पानी रहा दीवार पर, मुझे बताओ, बैलून की दीवार पर, मुझे बताओ बैलून को क्या हो जाएगा, उस साइड, उस साइड वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज बीच में बल्ज होती है, व्हाट विल हैपन टू द टॉप, टॉप आएगा नजदीक। एग्जैक्टली वही होता है अर्थ के साथ। जब अर्थ घूमती है, घूमने से क्या होता है, इक्वेटर पर अर्थ बल्ज हो जाती है, इक्वेटर पर अर्थ बल्ज हो जाती है, लेकिन उस बल्ज के नतीजे से क्या होता है, ये और ये क्या आता है, ये नजदीक आता है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ का डायमीटर ज्यादा होगा कि यहाँ का डायमीटर ज्यादा होगा। यहाँ पर इमेज थोड़ी गलत होगी, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, ये है ना हमारी अर्थ, तो ये हो गया ना ज्यादा डायमीटर, ये क्या हो गया, कम डायमीटर, यस और नो। एग्जैक्टली यही होता है, वो बैलून था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। when we come to the practical, to the practical called object of earth, हम इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या मतलब निकलता है, जब अर्थ रोटेट करती है विथ फास्ट स्पीड, हाउ मच स्पीड इट इज़, आई विल टेल यू लेटर ऑन कि हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट भी करते हैं। आपको ये समझना है कि अगर मैं कैलकुलेट की बात करता हूँ, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर सेम रोटेशन स्पीड नहीं होती है, समझाया। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इक्वेटर पर, क्यों होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि अर्थ जब रोटेट करती है तो ये करती है रोटेट फ्रॉम व्हाट, वेस्ट टू व्हाट, वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर, वेस्ट ईस्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये ऐसे घूम रही है, इज दिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक होता है ना ऐसे, ये क्या चल रहा है ऐसे, तो ऐसे जब ये जा रहा है दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब सवाल ये है, अर्थ जो है, अर्थ रोटेट्स, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन व्हाट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जरा आप इनको बोलो ग्लोब यहाँ है, ग्लोब, नो नहीं है, छोड़ो फिर।
मैं आपको यहाँ दिखाता, पर मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ बोर्ड पे, पर मुझे दिखाना था कुछ और उसकी मदद से। थैंक यू, हाँ आ गया। सी, आपको नहीं लगता कि यहाँ से ये बालज है? अगर अर्थ ऐसी होती, क्या ये बालज होता है सेंटर में? नो। अर्थ क्या करती है? रोटेट। अब दो पॉइंट्स हैं, अर्थ ऐसे रोटेट करती है और अर्थ ऐसे रोटेट करती है। फर्स्ट वन और सेकंड वन। फर्स्ट वन वेस्ट ईस्ट है, ये ना वेस्ट, ये क्या हो गया ईस्ट, तो वेस्ट ईस्ट। क्या मुझे भी वेस्ट ईस्ट ही है? मुझे भी है, मुझे हो गया ना ये वेस्ट। अरे मैं इस साइड से हूं ना, मुंह कैसे भैया खबरों होते हैं बेस की। आपको ये है वेस्ट, मुझे ये है वेस्ट, ये इसको ये है वेस्ट, इसको ये है वेस्ट। आप और मैं हूं, आप देखो इधर, ये हो गया आपके वेस्ट, मुझे ये हो गया वेस्ट। मुझे भी वेस्ट ईस्ट जाता है, आपको भी वेस्ट ईस्ट। आप अर्थ को किसी भी साइड देखो वेस्ट ईस्ट ही जाएगा, नंबर वन। फिर मैंने यहां पर लिखा अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मगर मुझे कुछ और लिखना है इधर, मुझे बता, अर्थ ऐसी जा रही है ना, अगर आप इसको नॉर्थ पोल से देखते हो तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर इफ यू व्यू द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल तो कैसे जा रहा है? इफ यू व्यू सेम डायरेक्शन, ये होगा फ्रॉम साउथ पोल, तो क्या होगा? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्या होगा? ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज। यस, सो आप समझ आया? नो, कल्पिट। ओके, सो राइट, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप घर में एक काम करना, फैन का जो गैरियल और कुछ फैन, फैन फैन स्टैंडिंग फैन, आप उस साइड से भी देखना, आप इस साइड से भी देखना। या इस फैन को आप देखते हो ना, आप यहाँ से भी देखना, आप एज्यूम करा मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ, ये डायरेक्शन सेम नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो ना। पहले आप देखते हो फैन को यहाँ से, फिर आप खुद ऊपर जाते हो फैन को नीचे करते हो, तो आपको डायरेक्शन क्या मिलेगी? अलग मिलेगी। जैसे मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी को गड़बड़ हो रही है, प्लीज पे अटेंशन। इफ आई व्यू द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इफ आई व्यू द अर्थ फ्रॉम द साउथ पोल, इट विल बी क्लॉकवाइज। कोई डाउट है इसमें? नो। सो आपने क्या लिखा? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन विewed फ्रॉम नॉर्थ पोल। व्हेन विewed फ्रॉम, क्लियर? देख रहे हो? उसका करना प्यान पर सो कल ना पर व्हेन विewed फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज व्हेन विewed फ्रॉम साउथ पोल। कल ये क्या होगा? कल ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो सकता है प्रीलिम्स का, इसलिए बी वेरी प्रैक्टिकल। clockwise, anti-clockwise in northern, and when viewed from north pole, and what? Clockwise when viewed from south pole। ये हो गया ना साउथ पोल। अब देखो, हमारे पास दो एक्सीज हैं। कितने एक्सीज हैं? टू एक्सीज हैं। एक हो गया ये एक्सीज, दैट इज कॉल्ड पोल टू पोल, दैट इज कॉल्ड पोलर एक्सीज। सेकंड इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सीज। दो एक्सीज हैं, तो इसको मैं क्या कहूं? इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन। हाँ, दूसरा क्या होता है? पोलर, पोलर एक्सिस। अब आप मुझे बताइए, पोलर एक्सिस ज़्यादा है कि इक्वेटोरियल एक्सिस ज़्यादा है? देखो क्या है, जो यहाँ लिखता हूँ, अर्थ इज बल्जिंग एट व्हाट? पोलर और इक्वेटर? हाँ, अर्थ इज बल्जिंग एट इक्वेटोरियल डायमीटर, या इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? दिस इज नॉट द सर्कमफ्रेंस, ओनली डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? एक साइड से। हाँ, अच्छा, पोलर कितना होगा फिर? अर्थ इज, सॉरी आप एक वर्ड ऐड करो, आई फॉरगॉट टू राइट हियर। आप खुद ऐड करो, यहाँ पर लिखो स्लाइटली। अर्थ इज स्लाइटली बल्जिंग, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोलर डायमीटर। बताइए कितना है? 12,714 किलोमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस देन? व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस मतलब इसको इससे माइनस करो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। हाँ, हाँ, वो कैसे हो? 43 किलोमीटर।
अब सवाल है, अर्थ किसके अराउंड रोटेट करती है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस? इसके अराउंड बोलता हूँ, ये है ना माइनर एक्सिस, दिस कॉल्ड माइनर, मूव कैसे, दिस इज कॉल्ड मेजर, दिस कॉल्ड व्हाट, वाई माइनर, क्योंकि ये छोटा है। अब बताए अर्थ किसके इर्द गिर्द घूमती है, माइनर और मेजर? माइनर और मेजर, मैं अराउंड की बात करता हूँ, अलोंग नहीं अराउंड बोलता हूँ। शाबाश। जो ये है ना, ये और ये इसे कनेक्टेड है, जो इसके बीच में तार है ना, आई कंसिडर इट, यू टू कंसिडर एज एक्सिस, दैट्स कॉल्ड माइनर एक्सिस और पोलर एक्सिस। क्लियर? अब अर्थ ऐसी घूमती है ना, चाहे अर्थ ऐसे घूमेगी चाहे अर्थ ऐसे घूमेगी, तब भी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, कि इसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर इसके इर्द गिर्द घूमती है तो फिर अर्थ को ऐसे घूमना है। आप किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो राइट, अर्थ rotates around minor axis. Earth rotates around minor axis. Next point, the relative variation, जल्दी क्लास होगी। The relative variation from two spherical shapes is very minute. The relative variations from two spherical shapes is very minute. Stop. For most practical purposes, for most practical purposes, for most practical purposes, Earth may be considered as, for most practical purposes, Earth may be considered as, Earth may be considered as what? Earth may be considered as what? Spherical. Earth may be considered as spherical. Full stop. Indeed, indeed, it is nearly perfect. Indeed, it is nearly perfect sphere. Indeed, it is nearly what? Perfect sphere than most of the spheres. Then most of the spheres. Then most of the spheres with which we come in contact. With which we come in contact in our daily lives, with which we come in contact in our daily lives. For example, फुटबॉल कितना सफेद है वो, उससे भी ज़्यादा सफेद अर्थ है। हाँ, उससे भी ज़्यादा सफेद अर्थ है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, एक्सेट्रा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, एक्सेट्रा। अब मेरा क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन, जो ये डिफरेंस कितनी आ गई, आप मुझे बताओ, ये डिफरेंस 43 है ना, ये कितना बनता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? परसेंटेज। ये मुझे कल बोलना, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच।